हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एक या दो क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे एग्जाम में। एक से दो क्वेश्चन पक्का ही पूछ सकता है। जैसे अभी पिछले टाइम पूछा कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, अगर तीन नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं तो उसमें से इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, अगर तीन डिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए। बेसिकली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जो मसला है ये इसलिए है कि ताकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके। जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम है, जो वो पब्लिक में क्या हो, डिस्क्लोज हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। देखिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस दैट डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे बनाते हैं जिससे क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाए। लेकिन कंट्रोल कैसे होगा, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो, वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। इट एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। देखिए जे प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल मैनेजमेंट एंड अलाइन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स। मैंने आपको बोला कि हमने क्या करना है, अपने हमारा जो शेयर होल्डर है, जो हमारे स्टेक होल्डर है, वो क्या है, प्राइम, उनको मान के चलना है। हमने उनकी बेटरमेंट के लिए ही सारा कुछ करना है, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इसका ख्याल किसको रखना है, हमें ही रखना है, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब देखिए जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जहां से कि प्रिंसिपल बताओ कॉर्पोरेट ऑफ गवर्नेंस के। कई बार तो आपको पूछता है कि प्रिंसिपल कौन से, और कई बार आपको मैचिंग में बता देता है। जो मैचिंग में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली ऐसे आया था, ट्रांसपेरेंसी के ओपननेस से आप उसको मैच करोगे। ओपननेस ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कोई हिडन एजेंडा आपने नहीं रखा हुआ, हर इंफॉर्मेशन क्या की है, आपने डिस्क्लोज की है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, अनस्टेबिलिटी, कि जवाब भी तो आप ही को देना ना कि भाई ऐसा क्यों हुआ, डिसीजन आपने लिए, इंप्लीमेंट आपने किया, तो जो उसका आउटकम्स आई फिर वो ऐसे आउटकम्स क्यों आई। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फेयरनेस की, इक्विटी की, बराबर का, नो फेवरेटिज्म टू बिग बॉसेस, कि अपने जो चहेते हैं, नेपोटिज्म जो चलता है आजकल हर किसी ऑफिस में चल ही रहा है, तो उसको क्या करना है, नहीं रखना है। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लाइंस एंड एथिक्स, डूइंग द राइट थिंग्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जो चार प्रिंसिपल हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपको एक बात बता दूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो वो कब फेमस हुआ था, या कब उसको लेकर आए थे, कब पता चला था कि अब हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जब सत्यम घोटाला हुआ था ना, उसके बाद तो ये जोरों शोरों पर आ गया था। तो सत्यम घोटाला आप पढ़ सकते हो कि सत्यम घोटाला में आखिर क्या हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थेरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक थेरी आपसे 100% पूछी जाएगी, एक थेरी तो 100% आपके एग्जाम में आएगी। जैसे लास्ट टाइम कौन सी आई थी, एजेंसी थेरी। तो एजेंसी थेरी में क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है। किसमें कंफ्लिक्ट होता है, बिटवीन एजेंट एंड जो आपके मैनेजर्स होते हैं, उनके बीच में क्या जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है। देखो, मैनेजर में एक्ट एज देयर ओन इंटरेस्ट रेदर देन द ओनर्स प्रिंसिपल्स। तो ये किसके बीच में होता है, शेयर होल्डर्स वर्सेस मैनेजर्स, इनके ऊपर फोकस करता है। कीवर्ड इसका यही है कि लास्ट एग्जाम में कैसे पूछा था कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कंफ्लिक्ट राइज करता है बिटवीन एजेंट एंड मैनेजर। तो एजेंट जो है उसको शेयर होल्डर बोला गया। तो ये क्या है, एजेंसी थ्योरी। उसके बाद क्या, स्टीवर्ड थ्योरी। अब स्टीवर्ड थ्योरी में क्या है, फोकस किस पे रहता है, ट्रस्ट एंड अलाइनमेंट पे, कि सारा काम क्या करना है, भरोसे वाला काम है, और जस्टिफिकेशन होनी चाहिए प्रॉपर। अब कीवर्ड क्या है, कलेक्टिविज्म, जहां पर दिख जाए, मोटिवेशन दिख जाए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑटोनॉमी दिख जाए, तो मतलब वो कौन सी थ्योरी है आपकी, स्टीवर्ड थ्योरी है। देखिए एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो कीवर्ड मैंने बताया ना, जहां से कीवर्ड उठा के क्वेश्चन पूछेगा वो, और कुछ है ही नहीं पूछने के लिए। और कोर प्रिंसिपल क्या है कि मैनेजर्स आर इनहेरेंटली ट्रस्टवर्दी स्टीवर्ड्स हु फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द कंपनीज सक्सेस। तो मैंने आपको बोला कि ट्रस्ट भरोसे के ही काम करता है, और उस कैसा भरोसा होना चाहिए, जो बंदे ऐसे जो सेटिस्फाई हैं टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल, की जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट हुए हैं, उनको पता है कि हाँ ये सही, बिल्कुल प्रॉपर गोल है, स्मार्ट गोल है, अचीवेबल गोल है, और टाइम बाउंड में भी अचीव हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी आ गई हमारे पास,
स्टेक होल्डर थ्योरी, इसमें हम हर किसी को लेके चलते। देखो एजेंसी थ्योरी में हमने सिर्फ शेयर होल्डर और मैनेजर की बात की, स्टीवर्ड में हमने भरोसा और अलाइनमेंट की बात की कि हाँ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन स्टेक होल्डर में हमने हर किसी को कंसीडर किया हुआ है। देखो क्या लिखे, ब्रॉड सोशल इंपैक्ट, ये जो CSIR, एथिकल एक्सटर्नलिटीज, इंक्लूसिविटी, ये सारी किस में आती हैं, स्टेक होल्डर थ्योरी में आती हैं। ये जो आप CSR बनाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी भी स्लाइड मैंने ऐड की हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसका कोर फोकस क्या होता है, कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल टू एवरीवन दे इफेक्ट। एवरीवन का मतलब क्या हो गया, स्टेक होल्डर। आपको पता है कि जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर ही बोलते हैं। चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, चाहे वो हमारे ग्रुप्स हो, हेल्थ ग्रुप्स हो, कुछ भी हो, हमने सभी की बेटरमेंट के लिए काम करना है और सभी की जो भी आउटकम्स है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम। उसके बाद कुछ और थ्योरीज है हमारे पास, जैसे रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, एक बार जहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी किस पे बात करती है, फोकस किस पे है इनका, एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे। और कीवर्ड क्या है, बोर्ड इंटरलॉक्स, नेटवर्किंग, सर्वाइवल, स्ट्रेटेजिक लिंक्स। द बोर्ड प्राइमरी रोल इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू एसेंशियल रिसोर्सेज, कि भाई रिसोर्सेज तो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अगर आपने अपने एम्प्लॉय से काम करना है तो उनको बेटर रिसोर्स तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी वो काम करेंगे ना। अब आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर 50+ डिग्री जा रहा है तो वो कैसे काम करेंगे, तो आपको ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि जो उनका टेम्परेचर कम रखे, तभी वो उनकी प्रोडक्टिविटी दिखेगी ना। ऐसे वो खुद ही अपने आप को ही, अपनी बॉडी को ही कोप अप नहीं कर पाएंगे टुवर्ड्स द वर्क, तो वो कैसे करेंगे प्रोडक्टिविटी। उसके बाद क्या, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब तो आपको पता है कि, तो ट्रांजैक्शन से हम समझ सकते हो कि दो तरफा इफेक्ट को हम ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। एफिशिएंसी एंड स्केल, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एसेट स्पेसिफिसिटी, अपॉर्चुनिटिज्म, और फर्म्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आपने सिर्फ इसका यही कोर प्रिंसिपल क्या है, जो कोर काम क्या है इसका, कि इसमें हम क्या चाहते हैं कि कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद क्या, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशल वैल्यू। देखो सोशियोलॉजिकल है तो सोशल वैल्यू के ऊपर डिपेंड होगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी, सोशल हायरार्की, वेल्थ इक्वालिटी, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यूज एंड मैनेज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द सोसाइटी। मतलब जो भी सोसाइटी को चाहिए, जो भी पावर चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग पावर चाहिए, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सोशल हायरार्की क्या है, सोसाइटी के रूल्स क्या है, सोसाइटी का एथिक्स क्या है, तो वो सब इसमें क्या है, फोकस करना पड़ेगा। और ये काम कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही काम है सारा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्या लास्ट टाइम भी पूछा गया था कमेटी से क्वेश्चन, कि कौन कौन सी कमेटीज काम करती है। देखो जहां से आता था वो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं, डिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं। सबसे पहले कौन सी कमेटी आती है हमारी, ऑडिट कमेटी। सबसे पहले कौन सी कमेटी है, ऑडिट कमेटी। सॉरी, ये कमेटी का नाम है, फिर उसकी कंपोजिशन, रिक्वायरमेंट क्या है और प्राइमरी गोल क्या है उनका, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले कौन सी है, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में क्या होना चाहिए, 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और उनका 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ये देखो, ये स्टैटिक है, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3, और उनका 2/3 कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और ये काम क्या करेंगे, इनका काम क्या था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओवरसाइट एंड ऑडिटर मॉनिटरिंग, यही इनका काम है। क्योंकि ऑडिट कमेटी है तो जैसे क्या करेंगे, ऑडिट ही करेंगे, जितना भी बिजनेस के इंटरनली बिजनेस में ऑडिट हो रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह हुई है उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि वो सही बनी है या नहीं बनी है। जो ऑडिटर था वो आपको इंडिपेंडेंट था या कैसा था, वो भी काम देखना पड़ेगा इसमें। सेकंड क्या होती है, एनआरसी कमेटी, जिसको नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी भी बोलते हैं। इसमें भी 3 आपके डायरेक्टर होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये वर्ड आपने ज्यादा रखना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। 3 जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, और 50% कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और 50% इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और ये काम क्या करेंगे, अगर न्यूमरेशन आपको पता है कि फीस फूस के बाद, सॉरी सैलरी की बात में के बारे में बात करेंगे, तो यही है कि सेटिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड पे फॉर टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद कौन सी आती है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में क्या है, चेयरपर्सन मस्ट बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि हाँ, अगर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप की बात करें, उसकी कमेटी बना रहे हैं, तो ये जो चेयरपर्सन है वो क्या, कौन सा होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, सीधी सी बात है। और काम क्या करेगा, रिजोल्विंग करेगा ग्रीवियंसेस ऑफ स्टेक होल्डर एंड बोर्ड होल्डर्स। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 1 मस्ट बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑडिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआर कमेटी में क्या होना चाहिए, कितने डायरेक्टर बोल दिए उन्होंने,
3 डायरेक्टर बोले हैं, CSR में 3 डायरेक्टर होने चाहिए और जो एक डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए जी। ज़्यादा अपन देखो जहाँ पे लिखा ना शुड भी हो, चलो कोई नहीं, होना चाहिए, लेकिन जहाँ तो होना ही चाहिए एक डायरेक्टर। और ये काम क्या करेगा, यही देखेगा, ये कमेटी यही देखेगी कि जो आपने 2% जो CSR की लिमिट है क्या वो आप स्पेंड कर रहे हैं सोशल कोज पे या नहीं। तो ये इसका मेन काम है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे हमारी पहले कौन सी कमेटी है, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3 डायरेक्टर होने चाहिए और उसका 2/3 कितने होने चाहिए, शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसके बाद कौन सी कमेटी थी हमारी, NRC कमेटी। NRC कमेटी में इन्होंने बोला कि 3 डायरेक्टर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और 50% इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद थी हमारी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। इसमें तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। और लास्ट में हमारी कौन सी कमेटी थी, CSR कमेटी। CSR कमेटी, CSR कमेटी में क्या है, CSR कमेटी में 3 डायरेक्टर और 1 मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये हमारी कमेटी जो बनाई हुई है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछेगा, डायरेक्ट पूछता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी है कुछ कमेटी जिसमें कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो सबसे पहली कमेटी कौन सी आई थी, कैडबरी कमेटी, यूके में है। कैडबरी कमेटी कहाँ से थी, यूके की कमेटी थी। इन्होंने किस पे बात की थी, ऑडिट कमेटी की बात की थी, सेपरेट CEO चेयर रोल्स एंड पोस्ट स्कैंडल्स। तो देखिए जो भी कमेटी बनी है ना, इसमें जो कोई ना कोई कांड हुआ था, जो कोई ना कोई कांड किया था बिजनेस वालों ने, उसके बाद में ये कमेटीज फॉर्म हुई थी। तो ये जो OECD प्रिंसिपल है 1999 को रिवाइज किया 2023 में। तो ये G20 में हुआ था, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। यही इसी की फुल फॉर्म पूछी हुई थी पिछले आई थिंक लास्ट 3rd साइकिल में। उसके बाद इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वाली मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो जहां पे है थोड़ी इंपॉर्टेंट जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, सबसे पहले इंडिया में कौन सी आई थी जी, KM बिरला। KM बिरला 2000 की कमेटी है। इसमें इन्होंने क्लोज 49 जो SB मैंडेटरी का क्लोज है उसको लेके आए थे। इन्होंने क्या बोला था कि जो भी लिस्टेड कंपनी है ना, उनको जो रूल्स क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो KM बिरला, कुमार मंगलम बिरला की जो कमेटी आई थी वो 2000 में आई थी। क्लोज 49 याद रखना है, SBI मैंडेट याद रखना आपने। और उन्होंने क्या बोला था कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है, उनको रूल्स और रेगुलेशन जो फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद नरेश चंद्रा कमेटी आई थी 2002 में। इन्होंने ऑडिट और क्लाइंट रिलेशनशिप के ऊपर बात की थी और इनका फोकस किस पे था, ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड डिफाइनिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। जो आप अभी पढ़ते हो ना प्रोविजन की, जो हमारा ऑडिट करने आएगा ऑडिटर, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वो किसी ने बात की थी, वो नरेश चंद्रा ने बात की थी 2002 की कमेटी में। उसके बाद नारायण मूर्ति कमेटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नारायण मूर्ति कमेटी। अब इन्होंने क्या बोला था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए काम में, और बिसल ब्लोअर, आपको पता है कि बिसल ब्लोअर की बात भी इन्होंने की थी, नारायण मूर्ति जी ने की थी अपनी इस कमेटी में। इसीलिए द बिसल ब्लोअर एक्ट 2004 पारित हुआ था, क्योंकि उस पर जो भी इंटरनली कुछ इलीगल काम चल रहे थे, तो बहुत जरूरी था कि वो हमें पता चले, डिस्क्लोज हो सके, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली विसल ब्लोअर हो। तो किसने बात की थी, नारायण मूर्ति जी ने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी और रिलेशन विसल ब्लोअर की बात की थी। और उसके बाद जे ईरानी 2005 में कमेटी आई थी, कंपनीज एक्ट रिफॉर्म प्रोवाइडेड द ब्लूप्रिंट फॉर द मॉडर्न कंपनीज एक्ट 2013। तो जे ईरानी ने 2005 में क्या किया था कि रिफॉर्म्स होने चाहिए हमारे कंपनीज एक्ट में, इसीलिए जो कंपनीज एक्ट 2013 आपको पता ही है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, उदय कोटक। उदय कोटक क्या है कि बोर्ड कंपोजिशन एंड जेंडर, इन्होंने फीमेल के बाद में बात की थी, जहां लिखा होगी पुस्ट फॉर सेपरेटिंग CEO चेयरमैन रोल एंड मोर विमेन ऑन बोर्ड। तो देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्या है, कुमार मंगलम बिरला 2000 में आई थी, क्लोज 49 की बात की है, सेबी मैंडेट की बात की है। उन्होंने क्या बोला था कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सभी को ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद कौन सी कमेटी आई थी, चंद्रा कमेटी 2002 में आई थी, नरेश चंद्रा कमेटी 2002 में आई थी। इन्होंने किस पे बात की थी,
क्लाइंट ऑडिट क्लाइंट और रिलेशनशिप की बात की थी, जो किस पे देखेंगे जी, गवर्नेंस रूल्स मैंडेटरी हो रहे हैं, जो ऑडिटर है वो कैसा ऑडिटर है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आती है हमारी नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति 2003 में आई थी, इन्होंने क्या बोला, ट्रांसपेरेंटी एंड विसल ब्लोअर। जे ईरानी 2005 में इन्होंने कंपनीज एक्ट को रिफॉर्म करने के बाद की नए नए रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो पुराना कंपनी एक्ट था अब टाइम के साथ उसको बदलने की जरूरत है। और लास्ट में कौन सी आती है हमारी, उदय कोटक कमेटी। इन्होंने किसकी बात की थी, विमेन कि मोर विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। जी थी हमारी कमेटी। और अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी लास्ट स्लाइड है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट। देखिए जी CSR मैंडेट है, CSR मैंडेट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम ऊपर कमेटी पढ़ के आए थे। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि किस कंपनी को CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, उसकी जे मैं आपको बताता हूँ कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, नेटवर्थ की बात करेंगे, अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, नेटवर्थ अगर आपकी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2% नेट प्रॉफिट। जे जहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती है, जे 2 साल नहीं 3 साल होना चाहिए, जहाँ 2 साल नहीं 3 ईयर्स होना चाहिए, 3 ईयर्स। तो नेटवर्थ अगर आपकी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। आपने सिर्फ इस कॉलम को छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने जे 2 याद रखने, जे वाले दो, जे 2 कॉलम फर्स्ट और सेकंड, इनकी एलिजिबिलिटी क्या, इनका मैंडेट क्या। नेटवर्थ अगर आपकी 500 या 500 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको CSR बनानी ही पड़ेगी। टर्नओवर अगर आपका 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है तब भी ऐसा CSR आप करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी नेट प्रॉफिट, अगर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो मतलब आप CSR की एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं, तो आपको 2% जो है वो सोशल कोज पे लगाना ही पड़ेगा। देखो, जो तीनों फुलफिल हो जी जरूरी नहीं है, अगर तीनों में से एक भी फुलफिल होगी तो आप CSR मैंडेट के अंडर आते हैं, आपको वो भरना ही पड़ेगा, आपको 2% सोशल कोज में लगाना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें हमने क्या क्या इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, क्यों आया था, क्या क्या चीजें हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो यकीन मानिए जहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। अच्छा, जो लोडर लिखा हुआ मैंने, लोडर क्या होता है, क्लोज 49 का एक पार्ट है। तो जो लिस्टिंग कंपनी है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये लोडर होता है। ये जो क्लोज 49 हमने पढ़ता है, अगर आपने कोई डिटेल में पढ़ना तो आप क्लोज 49 पढ़ सकते हैं, ये सेबी के अंडर ही आता है सारा कुछ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने थेरीज पढ़ी, प्रिंसिपल्स पढ़े, कमेटीज पढ़ी और CSR की रिक्वायरमेंट पढ़ी कि कैसी कैसी रिक्वायरमेंट अगर आपको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।